हाँ जी, तो अब हम करेंगे समरी ऑफ जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। समरी करते हैं। सबसे पहले मैं आता हूं जॉब कॉस्टिंग के ऊपर। जॉब कॉस्टिंग में बेसिकली क्या होता है, जितना हमने पढ़ा है, जॉब कॉस्टिंग बेसिकली होता क्या है कि आपको पूरी फैक्ट्री में मैं एक काम करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, मैं पैम्फलेट बनाता हूं। पैम्फलेट जो स्टिकर्स होते हैं, पोस्टर्स होते हैं, वो मैं वो छापता हूं। वो आप किसी भी साइज का, किसी भी कलर का, किसी भी पेपर क्वालिटी का मुझसे छपवा सकते हो। तो मेरी फैक्ट्री है जिसमें मशीन लगी हुई है, जिसमें मैं पूरे साल की मेरी एक कैपेसिटी है, मैं इतने पैम्फलेट छाप सकता हूं। अलग अलग मुझे जॉब्स आते हैं, कोई कहता है छोटा छाप दो, कोई कहता है बड़ा छाप दो। तो मुझे आपके लिए कॉस्ट अपनी कैलकुलेट करनी होती है। आपका मटेरियल स्पेसिफिक लगेगा, आपके ऊपर लेबर स्पेसिफिक लगेगी, लेकिन जो ओवरहेड्स होते हैं, एक्स्ट्रा खर्चे, वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि अलग अलग हर जॉब के लगेंगे। जैसे मैं पूरी फैक्ट्री में एब्जॉर्ब करता हूं, वैसे मैं एक पर्टिकुलर जॉब में एब्जॉर्ब करता हूं। दैट इज बेसिकली जॉब कॉस्टिंग। तो जॉब कॉस्टिंग कहां लगती है? जहां पे जो हमारा काम है वो सेपरेट सेपरेट जॉब्स में होता है, बैचेस में होता है, और हर जॉब का एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे आप आए, आपके साथ मेरा एक अलग कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसके साथ अलग हो गया, इसके साथ अलग हो गया, क्योंकि आपने मुझे अलग अलग तरीके का काम दिया है। तो जॉब कॉस्टिंग में बेसिकली होता क्या है, हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं हर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के लिए, कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, और प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। अब जॉब कॉस्टिंग का प्रोसेस क्या है? हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? सेपरेट कॉस्ट शीट बनानी चाहिए। किसकी? हर जॉब की। जैसे हम जॉब कॉस्टिंग में बना के सीख के आए हैं, उसमें क्या क्या होगा, हर जॉब में लगने वाली मटेरियल की कॉस्ट अलग होगी, लेबर की कॉस्ट अलग होगी, और जॉब कंप्लीट जब हो जाएगा तो जो ओवरहेड्स हैं वो हम ऐड करेंगे टू फाइंड आउट टोटल एक्सपेंडिचर। और ओवरहेड कैसे ऐड करेंगे? जैसे हम अपनी फैक्ट्री में एब्जॉर्ब करते हैं, वैसे ही हम इस पर्टिकुलर जॉब में भी एब्जॉर्ब करेंगे। उसके बाद जॉब कॉस्टिंग कहां पे सूटेबल है? अब ये तुम प्रैक्टिकल करने के बाद ना थ्योरी करने में इसलिए आसानी होती है, अभी आप खुद समझदार हो। जॉब कॉस्टिंग कहां पे सूटेबल है? जहां पे कस्टमर को जो प्रोडक्ट चाहिए वो अलग अलग साइज, शेप, क्वांटिटी का चाहिए, तो वहां पे जॉब कॉस्टिंग लगेगा। एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट नहीं बना रहा मैं तो पेपर छापता हूं, कोई बड़ा छपाता है, कोई छोटा छपाता है, कोई कलर छपाता है, कोई 2 कलर, कोई 4 कलर, कोई ब्लैक एंड व्हाइट। तो जॉब कॉस्टिंग कहां पे है? जहां पे डिफरेंट कस्टमर्स के डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस है, जॉब कॉस्टिंग वहां पे सूटेबल है। जहां पे दो ऑर्डर, कोई भी दो ऑर्डर अलाइक नहीं है, स्पेशली पैम्फलेट वाले का। अब मान लो इसका और इसका चॉइस सेम है, मतलब इसने बोला हमें A4 साइज चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, न्यूज़पेपर वाले पेपर पे चाहिए, लेकिन कंटेंट तो फिर भी अलग होगा ना। इसका अलग कंटेंट होगा, उसका अलग कंटेंट होगा। तो कोई भी दो जॉब सिमिलर हो ही नहीं सकती। अगर दो जॉब बिल्कुल सिमिलर है तो इसका मतलब वो अलग है ही नहीं, फिर वो एक ही है। सीधी बात है। तो दो ऑर्डर जब भी अलाइक नहीं है, ईच ऑर्डर को स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, जॉब कॉस्टिंग वहां पे सूटेबल है। और ऐसे घटिया सवाल ना, ये घटिया सवाल 4-4 नंबर में आ जाते हैं पेपर में। ऐसा थ्योरी जो आता है, क्वेश्चन नंबर 6 जो थ्योरी का आता है, जिसमें आपको 4 सवाल करने होते हैं, उसमें यही घटिया सवाल किसी भी चैप्टर में से कुछ भी पूछ लेते हैं थ्योरी में। और ये थ्योरी ना कोई प्योर थ्योरी नहीं बोलता मैं इसको बोलता हूँ ये प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी। जिस बच्चे को प्रैक्टिकल आता है और थोड़ा सा भी भगवान ने उसको बुद्धि दिया अगर, तो ये खुद लिख सकता है वो कि जॉब कॉस्टिंग कहां पे सूटेबल है। अगर आपने क्लास में ढंग से पढ़ा है कॉन्सेप्चुअली, तो आप खुद भी लिख सकते हो। और जहां पे जो वर्क इन प्रोग्रेस है हर जॉब का या हर समय का, वो क्या है? अलग है। हर जॉब का अलग है। WIP, हर जॉब का मटेरियल अलग है, हर जॉब की लेबर अलग है, दो ऑर्डर एक जैसे नहीं है, और डिफरेंट कस्टमर्स के लिए डिफरेंट स्पेसिफिकेशन है। तो जॉब कॉस्टिंग वहां यूज होती है। अब आपसे पूछ लेंगे जॉब कॉस्ट कार्ड या जॉब कॉस्ट शीट क्या होती है? एक पर्टिकुलर जॉब की जब मैं सारे खर्चे एक लाइन से लिखता हूं, वो जॉब कॉस्ट कार्ड कह लो या जॉब कॉस्ट शीट कह लो। अ कॉस्ट शीट वेयर क्वांटिटी, कितने घंटे लगे, कितने ओवरहेड्स लगे, जहां पे उसको मैं रिकॉर्ड करता हूं एक पर्टिकुलर जॉब के लिए। देखो ना, 3 वर्ड है। कॉस्ट शीट का मतलब हमें पता है, कॉस्ट शीट का मतलब होता है जहां पे मैं सारे खर्चे रिकॉर्ड करता हूं, लेकिन वर्ड जुड़ गया जॉब कॉस्ट शीट। तो एक पर्टिकुलर जॉब की कॉस्ट शीट इज इक्वल टू जॉब कॉस्ट शीट। उसका फॉर्मेट, जॉब कॉस्ट शीट का फॉर्मेट ऊपर लिख दो, डिस्क्रिप्शन, ब्लूप्रिंट का नंबर, मटेरियल नंबर, रेफरेंस नंबर, ये सारी चीजें असलियत में। अरे एक बार तो 5 नंबर का ये घटिया सवाल आ गया एग्जाम में, जॉब कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाओ, बस फ्री के 5 नंबर आपको फॉर्मेट बनाना है। तो ऐसे चीजों को इसीलिए समरी में डाल दिया गया है
ये जो आखिरी सवाल है 20 नंबर का, आखिरी सवाल 20 नंबर, 1/5 हो गया, बस 20 ही और चाहिए होते पास होने के लिए। तो वो 20 नंबर कोई छोटी फिगर नहीं है, वो फ्री के नंबर होते हैं। आखिरी सवाल अगर आपने देखोगे ना, सबसे आसान वही होता है, उल्टी सीधी चीजें पूछ रखी होती है बिल्कुल फ्री फ्री के नंबर में। तो डेट, रेफरेंस, ये फॉर्मेट एक बार देख लेना, डिटेल्स, मटेरियल कितना लगा, लेबर कितना, ओवरहेड कितना, और वो कहां से आया, ये हमारी बन रही है बेसिकली कॉस्ट शीट। हमने ये सीखा है बेसिकली कॉस्ट शीट, मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड, प्रोडक्शन, एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल ओवरहेड, प्रॉफिट लॉस, सेलिंग प्राइस। हमने सिर्फ जो प्रैक्टिकली सीखा है वो इतना सीखा है, लेकिन बनता पूरा ये है जॉब कॉस्ट शीट। फॉर द जॉब कितनी यूनिट बनाई, कितनी कॉस्ट पर यूनिट, रिमार्क्स प्रिपेयर्ड बाय, चेक्ड बाय, बड़ी बड़ी कंपनीज में प्रॉपर बनता है। तो इसको एक बार आप देखोगे, एक बार आंखों में इसका डायग्राम बसा लोगे तो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, फ्री के नंबर है। नेक्स्ट, अब आपके पास खर्चे कहां से आते हैं, जॉब के खर्चे कहां से आते हैं, ये आप खुद रीड कर सकते हैं, बट स्टिल ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए रेलेवेंट नहीं है कि कलेक्शन ऑफ कॉस्ट फॉर अ जॉब। एक जॉब के खर्चे कहां से आते हैं सर, जब हम एक जॉब करते हैं तो उससे रिलेटेड डायरेक्ट खर्चे। देखो हमेशा ना, हमेशा दिमाग में रखो, बिल्कुल बेसिक फंडा है कॉस्टिंग में, कि किसी भी चीज को बनाने का खर्चा कहां से आता है। एक तो होती है एलोकेशन, हमें पता होता है डायरेक्ट खर्चे जो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में लग रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज एलोकेशन, जो ओवरहेड्स में हमने किया था। फिर होते हैं कुछ कॉमन खर्चे जो हम किसी ना किसी रैशनल बेसिस में बांट देते हैं, और फिर होती है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, उसका खैर यहाँ पे लेना देना नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, इस बॉटल को बनाने में कितने खर्चा आएगा, तो सर कुछ तो इसमें प्लास्टिक लग रहा होगा, लेबर लग रही होगी, सब कुछ लग रहा होगा, वो तो हमें डायरेक्टली हम ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन सर जो आपके ऑफिस में मैनेजमेंट बैठी है, सीए बैठा है, एमबीए बैठा है, जो सारी कॉस्टिंग कर रहा है, अकाउंटिंग कर रहा है, उसका खर्चा किसी ना किसी रैशनल बेसिस पे, रेंट का, इलेक्ट्रिसिटी का, वो भी इस प्रोडक्ट में आता होगा। बस वैसी हर जॉब की कॉस्ट शीट निकलती है। तो कुछ तो खर्चे होते हैं जो ट्रेस किए जाते हैं स्पेसिफिक जॉब्स के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है जो सूटेबल, आप बेसिकली कुछ खर्चे, ये वही बात हो रही है कि डायरेक्ट हो सकते हैं, कुछ खर्चे हम अपोर्शन करते हैं, और कुछ खर्चे कहीं ना कहीं रैशनल बेसिस पे हम लोग बांट देते हैं। इसको आप खुद से रीड कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। ये आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। स्पॉइलेज और डिफेक्टिव का मतलब क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या है, ये वैसे हमने मटेरियल चैप्टर में पढ़ा हुआ है, मटेरियल चैप्टर की समरी में भी है। स्पॉइल्ड का मतलब इट इज द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन दैट हैज बीन टोटली रिजेक्टेड एंड कैन नॉट बी रेक्टिफाइड। मतलब जिसको टोटली रिजेक्ट कर दिया, मतलब वो बिगड़ा हुआ बच्चा जो घर छोड़ के भाग गया, जिसको जो टोटली रिजेक्ट कर दिया माँ बाप ने और उसको ठीक नहीं किया जा सकता, दैट इज स्पॉइल्ड। एक होता है डिफेक्टिव। डिफेक्टिव का मतलब इट रेफर्स टू प्रोडक्शन दैट इज नॉट एज परफेक्ट एज सेलेबल प्रोडक्ट बट इज केपेबल ऑफ बीइंग रेक्टिफाइड। मतलब घर का वो छोटा भाई या छोटा बच्चा जो बिगड़ा हुआ है, जिसको हम बड़े के हिसाब से रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। हाँ, और स्पॉइल्ड का मतलब वो इकलौता जो घर छोड़ के भाग गया, जिसको आप ठीक नहीं कर सकते, पूरा बिगड़ चुका है, दैट इज स्पॉइल्ड। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, where a percentage of defective work is allowed in a particular batch as it cannot be avoided, the cost of, main मुद्दा ये है, the cost of rectification, जो ठीक करने की कॉस्ट आएगी वो हम जॉब में चार्ज कर देंगे और पूरी आउटपुट में अप्लाई कर देंगे। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने 100 यूनिट बनाई, ठीक है, वो बनी 10,000 रुपए की, उसमें से 2 यूनिट खराब हो गई, उसको ठीक करने के 200 रुपए लग गए, तो मैं क्या बोलूंगा, 100 यूनिट बनाने की कॉस्ट क्या है, 10,200 रुपए, मैं उसकी पूरे बैच को जो एक रेक्टिफिकेशन की कॉस्ट लगी वो पूरे टोटल में ऐड कर दूंगा। ये थ्योरी में आता है आपको सवाल, मीनिंग ऑफ स्पॉइलेज एंड डिफेक्टिव एंड व्हाट इज द ट्रीटमेंट। उसके बाद चलते हैं जी आगे। अगर जो डिफेक्ट है वो बैड वर्कमैनशिप की वजह से हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन को हम क्या दिखाते हैं, एज अ लॉस ड्यू टू एबनॉर्मल कॉस्ट। और जहां पे डिफेक्ट इज ड्यू टू इंस्पेक्शन की वजह से, या हमने गलत रॉ मटेरियल एक्सेप्ट कर लिया, पुअर क्वालिटी का एक्सेप्ट कर लिया, तो कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन विल बी चार्ज टू द डिपार्टमेंट एंड विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ द बैच। क्या कह रहे हैं आप, दोबारा समझना। जो डिफेक्ट आया वो अवॉइड नहीं कर सकते थे, वो नॉर्मल डिफेक्ट है जो होता ही होता है, हर बार होता ही है, तो उसको ठीक कराने का जो खर्चा है वो पूरी जॉब में ऐड कर दो, ठीक है। लेकिन डिफेक्ट जो आया वो किसकी वजह से आया, ड्यू टू बैड वर्कमैनशिप की वजह से डिफेक्ट आया है, तो उसको एबनॉर्मल मान के लॉस में डाल दो। और अगर डिफेक्ट इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट की वजह से है, या फिर हमने गलत रॉ मटेरियल एक्सेप्ट कर लिया, रॉ मटेरियल ही खराब था, तो उसको ठीक करने की जो कॉस्ट आएगी वो उस डिपार्टमेंट पे डाल दो
किस डिपार्टमेंट की वजह से गलती हुई है। ये फ्री के 5 नंबर का सवाल आपको एग्जाम में आता है। और जो ये जर्नल एंट्रीज हैं ये अभी आगे आएंगी, अभी ये करने की नहीं है। इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड करके एक चैप्टर आता है, वहां पे करेंगे इस जर्नल एंट्री को, अभी नहीं करेंगे। वहां पे सारी जर्नल एंट्रीज आपकी आएंगी, ठीक है। उसके बाद अब अगेन इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी, जॉब कॉस्टिंग के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है, आपको डिटेल्स मिल जाती हैं, एक पर्टिकुलर कॉस्ट, मटेरियल कितना लगा, लेबर कितना लगा, ओवरहेड कितना लगा, सारी जॉब्स की। हर जॉब की आप प्रॉफिटेबिलिटी अलग से निकाल सकते हो, प्रोडक्शन की प्लानिंग कर सकते हो, अपनी बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लगा सकते हो हर जॉब में। जब आप एक जॉब की अलग कॉस्टिंग कर रहे हो तो कितना लगना चाहिए वर्सेस कितना लगा आपको अलग से पता है, तो आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लगा सकते हो। और स्पॉइलेज और डिफेक्टिव को आइडेंटिफाई करके आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हो। नुकसान क्या है, सर इतनी सारी जॉब्स आती हैं, सबकी कॉस्टिंग में अलग अलग करूंगा तो कॉस्टली होगा, लेबोरियस मेथड है, चांसेस ऑफ एरर इज मोर बिकॉज क्लेरिकल काम ज्यादा है तो एरर के चांसेस ज्यादा हैं। ये सूटेबल नहीं है इन्फ्लेशनरी कंडीशन के लिए, जहां पे प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं वहां पे आप कॉस्ट शीट पहले नहीं बना सकते। अब मैं कस्टमर को कॉस्ट दे दूं आज के दाम के हिसाब से, दाम बढ़ते जा रहे हैं तो मैं उसको बाद में कस्टमर तो बढ़ाएगा नहीं प्राइस, या तो एस्केलेशन क्लॉज डालो तो बात अलग है। फिर प्रीवियस रिकॉर्ड्स जो है वो मीनिंगलेस हो जाते हैं अगर देयर इज अ चेंज इन मार्केट कंडीशन। पुराने जो रिकॉर्ड्स है, मैंने इसके लिए जॉब कॉस्ट शीट बनाई, मैं उसको बेस मान के उसके लिए नहीं बना सकता, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स है, तो वो बेकार हो जाते हैं। फ्री के 5 नंबर है, थ्योरी के 5 नंबर जो आपको आ सकते हैं एग्जाम में, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉब कॉस्टिंग। नेक्स्ट अब आता है अगेन इंपॉर्टेंट, ये आपको एग्जाम में आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन जॉब कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट। प्रोसेस कॉस्टिंग दिया हुआ है, लेकिन आपको अभी प्रोसेस आता नहीं है तो इसे हम अभी फिलहाल के लिए छोड़ सकते हैं। जॉब कॉस्टिंग का तो हमें पता है, ये आप लिख सकते हैं कि इसको हम पढ़ सकते हैं आफ्टर, जब हम प्रोसेस कॉस्टिंग कर लेंगे तो आप ये पढ़ सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन एग्जाम में आपको ये थ्योरी में आता है, डिफरेंस बिटवीन जॉब कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग। जॉब के बारे में पढ़ लेते हैं, प्रोसेस के बारे में जब प्रोसेस हो जाएगा तब पढ़ लेंगे। तो जॉब आप करते हो स्पेसिफिक ऑर्डर के लिए, किसी का स्पेसिफिक ऑर्डर आया तो जॉब कॉस्टिंग करते हो, हर जॉब की अलग से कॉस्ट निकालते हो, हर जॉब सेपरेट है और इंडिपेंडेंट है, हर जॉब के अलग अलग खर्चे जो आप सारे कलेक्ट करते हो और उस जॉब नंबर में डाल देते हो। कॉस्ट आर कंप्यूटेड, कॉस्ट एक्चुअल में कब पता लगती है, जब जॉब कंप्लीट हो जाती है। और इसमें मोर मैनेजरियल अटेंशन चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जॉब्स अगर कर रहे हो सबकी कॉस्ट निकालने के लिए अलग अलग लोग भी चाहिए, मोर मैनेजरियल अटेंशन आपको चाहिए, यही इसकी डिसएडवांटेज भी है। अब मेन आते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पे। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के बारे में अगर हम जनरल बात करें, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और हर कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट वो अलग से कैलकुलेट करता है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। इट इज अ फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग वेयर जॉब अंडरटेकिंग इज रिलेटिवली लार्ज। ये हमने डिफरेंस क्लास के शुरू में पढ़ा था, जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस है। जॉब कॉस्टिंग, जॉब्स जो आती हैं उसका साइज स्मॉल होता है लेकिन नंबर ऑफ जॉब्स ज्यादा होती हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में उल्टा है, तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कम होते हैं लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट का साइज बड़ा होता है। एंड नॉर्मली टेक्स लॉन्गर देन एन ईयर टू कंप्लीट, अडॉप्टेड बाय कॉन्ट्रैक्टर्स। जो कॉन्ट्रैक्टर जो कंस्ट्रक्शन करते हैं ये वहां पे बेसिकली अप्लाई होती है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। इसके फीचर्स क्या है, हम हर कॉन्ट्रैक्ट का काम अलग से करते हैं, साइट पे करते हैं जाके, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इज यूजुअली कम होते हैं, नंबर कम होते हैं लेकिन क्वांटिटी बड़ी होती है। सेपरेट अकाउंट हम बनाते हैं, हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में बेसिकली ऑफिस के एक्सपेंसेस, स्टोर और वर्क्स के आते हैं। बल्क ऑफ द एक्सपेंसेस ज्यादातर हमारे डायरेक्ट होते हैं इसमें, क्योंकि ज्यादातर खर्चे एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए उस साइट पर आइडेंटिफाइबल होते हैं, डायरेक्ट खर्चे होते हैं ज्यादातर। कॉस्ट यूनिट, इसमें जो कॉस्ट को हम मेजर करते हैं वो पर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट में इतनी कॉस्ट, तो यहाँ पे हमारी कॉस्ट यूनिट इज बेसिकली द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एसी मैन्युफैक्चरर हूं तो मेरे लिए कॉस्ट यूनिट क्या है, एसी। कॉस्ट कहां लगती है, एसी पे, या पर एसी में कैलकुलेट करता हूं कॉस्ट अगर मैं एसी मैन्युफैक्चरर हूं। लेकिन मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग करता हूं तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैलकुलेट करूंगा, पर कॉन्ट्रैक्ट। तो मेरी कॉस्ट यूनिट क्या हुई, कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ, पर कॉन्ट्रैक्ट। अब जनरल बातें आ गई, इसमें हमें वर्क सर्टिफाइड, उसको हम बेसिकली जो निकालते हैं वैल्यू की फॉर्म में निकालते हैं सेलिंग प्राइस में। उसके बाद कॉस्ट, अब अनसर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड बेसिकली जो हो गया जो हमने काम कर दिया लेकिन
अभी सामने वाले के आर्किटेक्ट ने अप्रूव नहीं किया है। उसके बाद ये सारे फॉर्मूले आ गए। एक्सपर्ट जो होता है अपनी असेसमेंट करता है, सर्टिफिकेट देता है कितना काम कंप्लीट हो गया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल वर्क, और उसके बाद हम सर्टिफाइड पोर्शन की कॉस्ट निकालते हैं और उसकी वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू बेसिकली सेलिंग प्राइस की टर्म में, मतलब वर्क सर्टिफाइड मान लो सामने वाला कहता है 20%, तो 20% किसका निकालोगे? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का। उसके बाद वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कैसे निकाल सकते हो? सर वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इनटू में वर्क सर्टिफाइड का परसेंटेज। नेक्स्ट, अनसर्टिफाइड का मतलब वो काम जो मैं कर तो चुका हूं लेकिन सामने वाले के आर्किटेक्ट ने अभी अप्रूव नहीं किया। इट इज अ सॉर्ट ऑफ अ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है कि जो काम मैंने कर दिया या जो माल मैंने बना दिया लेकिन अभी बिका नहीं है। तो अनसर्टिफाइड का मतलब भी वही होता है। कॉस्ट, लेकिन वो किस टर्म्स में मेजर होता है? हमेशा कॉस्ट में। मान लो मेरे अभी तक 90,000 खर्च हो गए, ओवरऑल कॉस्ट इंकर्ड अप टू डेट, और मेरा 30% कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। इसका मतलब पूरे कॉन्ट्रैक्ट को करने में 90,000 डिवाइड बाय 30% कर लो, किसका 30% होगा? तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट को करने में 90,000 डिवाइड बाय 30% लगते, और मान लो मैं कह रहा हूं अभी अनसर्टिफाइड 10% है, तो ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट आ गई, इनटू में उसमें से अभी 10% अनसर्टिफाइड है, तो ये कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड आ जाती है। और कैसे निकालते हैं? ये देखो क्या लिखा है, ऑलवेज शोन एज कॉस्ट प्राइस, बिकॉज ये वो माल है जो अभी तक बिका नहीं है। इट इज सॉर्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो इसको हमेशा किस पे दिखाते हैं? कॉस्ट पे। टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड कैसे निकालोगे? टोटल कॉस्ट जो अप टू डेट हुई है उसमें से लेस कर दो क्रेडिट साइड। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की टर्म्स में बोलूं तो डेबिट साइड में जितने भी खर्चे आपने लिखे सबका टोटल माइनस क्रेडिट साइड में जितने भी आपके मटेरियल इन हैंड, प्लांट इन हैंड, मटेरियल एट साइड, व्हाटएवर इज लेफ्ट बिहाइंड, अभी तक जो यूज नहीं हुआ, टोटल में से उसको माइनस कर दो तो कॉस्ट ऑफ वर्क डन अप टू डेट आ जाएगी। तो टोटल कॉस्ट अप टू डेट यानी डेबिट साइड माइनस ये सारी चीजें आप माइनस कर दो तो आपकी कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड आ जाती है। उसके बाद प्रोग्रेस पेमेंट। प्रोग्रेस पेमेंट का मतलब होता है कि हमें और कितने पैसे, देखो सर्टिफाइड की वैल्यू निकाल ली, उसमें से कुछ उसने रोक लिया और कुछ पेमेंट उसने हमारी कर दी है, तो बैलेंस उसने अभी करनी है। प्रोग्रेस पेमेंट का मतलब जो अभी मिलने बाकी है। नेक्स्ट, रिटेंशन मनी कैसे निकालते हो? सर 20 लाख का काम सर्टिफाई तो हो गया लेकिन उसने 2 लाख रोक लिए हैं या 18 लाख दे दिए हैं, तो इसका मतलब रिटेन कितने किए? 2 लाख। कैश रिसीव्ड, सर 20 लाख में से 2 लाख उसने रिटेन कर लिए, तो कैश कितना मिल गया? 18 लाख। नोशनल प्रॉफिट ये हमें पता है। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जितने खर्चे हुए अप टू डेट उसमें से वर्क अनसर्टिफाइड को माइनस कर दो, तो ये एक तरीके से हमारा कॉस्ट आ गई, और वर्क सर्टिफाइड एक तरीके से हमारी सेल्स है, उसमें से जब ये माइनस होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा नोशनल प्रॉफिट आ जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। अब तो कर लिए इसके बतेरे सवाल। एस्टिमेटेड में पूरे कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस माइनस एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट। एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट दो चीज से बनती है, एक तो एक्चुअल जितनी अभी तक लग गई और आगे की एस्टिमेटेड जो आप आगे एस्टिमेट करते हो। इस पे तो सवाल भी किया हमने। सवाल ऐसे ही आता है, एक साल की एक्चुअल निकालो, अगले 9 महीने की 10 महीने की एस्टिमेटेड निकालो, टोटल कॉस्ट आ जाएगी, उस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से माइनस कर दो, आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ गया। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, अब तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो गया होगा। मटेरियल, इधर सारे खर्चे लिख लो जो अभी तक हुए, मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट, प्लांट एंड मशीनरी, कॉस्ट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। इधर लिख लो कितना प्लांट बच गया, WIP। सर्टिफाइड मतलब जो माल बिक गया उसका सेलिंग प्राइस। अनसर्टिफाइड एक तरीके से क्लोजिंग स्टॉक जो किस पे दिखाओगे? कॉस्ट पे। और अगर कोई लॉस है तो जैसे आपने देखा होगा, कोई हमने मान लो 6 लाख की चीज 5 लाख में बेच दी, तो 5 लाख यहाँ आ गया, 1 लाख यहाँ आ गया। एक तरीके से 6 लाख की चीज थी मटेरियल, 5 लाख में बेच दिया तो सेल्स आ गई 5 लाख की, और 1 लाख हमारे को लॉस हो गया। प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड पे आ जाएगा। 6 लाख की चीज अगर 8 में बेचोगे तो 2 लाख का प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारा क्या निकल के आ गया? ये हमारा प्रॉफिट आ गया। पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? ये हम कर चुके हैं थ्योरी में। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जिसमें मैं शुरू में सेलिंग प्राइस डिटरमाइन नहीं कर पाता हूं, तो मैं क्या बोलता हूं, भाई तेरे कॉन्ट्रैक्ट में जितनी कॉस्ट लगेगी उसमें 10%, 15%, 20%, 25%, वॉट जो भी हमारा एग्रीमेंट होगा, वो प्रॉफिट का मैं ऐड करके बाद में सेलिंग प्राइस बताऊंगा। जितनी कॉस्ट लगेगी प्लस सम परसेंटेज विल बी द प्रॉफिट, जो मैं बाद में बताऊंगा जब एक्चुअल कॉस्ट मेरे सामने आएगी। एंड दैट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉल्ड एज कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट।
व्हेन द वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज डिटरमाइंड बाय एडिंग एन एग्रीड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू द टोटल कॉस्ट। पॉइंट क्लियर हो गया? इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है भाई? कॉन्ट्रैक्टर का एक फिक्स परसेंटेज होता है प्रॉफिट का, और यूजफुल ये कब काम आते हैं, जब हम कॉस्ट को सही टाइम पे डिटरमाइन एस्टिमेट नहीं कर पा रहे। आज मैं नहीं बता पा रहा भाई तेरे कॉन्ट्रैक्ट में कितने पैसे लगेंगे, तो मैं क्या करता हूं भाई, जितने भी लगेंगे प्लस 10% मैं अपना चार्ज करूंगा, दैट इज इट। और कॉन्ट्रैक्टी अपने आप को इंश्योर कर सकता है अबाउट द कॉस्ट एंड ही इज एम्पावर्ड टू एग्जामिन द बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। इसकी डिसएडवांटेज क्या है? कॉन्ट्रैक्टर may not have any inducement to avoid wastage and affect economy in the production or reduce cost। कल को अगर मुझे पता होता कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में 10 लाख लगते हैं मैक्सिमम, तो मैं क्या ट्राई करता यार, काश 8 लाख लग जाए, मैं कम से कम में काम करूंगा। अभी मुझे पता ही नहीं है आपके कॉन्ट्रैक्ट में कितने कॉस्ट लगती है, तो मैं तो लगाए जा रहा हूँ, आंख बंद करके लगाए जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे टेंशन नहीं है। क्यों टेंशन नहीं है भाई? लास्ट में जितनी भी कॉस्ट लगेगी मैं तो उसमें अपना 10% प्रॉफिट जोड़ लूंगा। इन द एंड नुकसान किसका हुआ? कॉन्ट्रैक्टी का। अगर शुरू में ही सेलिंग प्राइस डिटरमाइन होता, उसमें से मेरे को इतना प्रॉफिट रखना ही है, तो जो कॉस्ट आती मैं उसी में आपका कोशिश करता काम हो जाए एफिशिएंटली, लेकिन अभी मुझे पता नहीं है तो मैं लगाता चला जाता। एस्केलेशन क्लॉज की बातें हम लोग कर चुके हैं। एस्केलेशन क्लॉज क्या होता है कि कल को अगर एक स्पेसिफिक अमाउंट से ऊपर मटेरियल या लेबर या कुछ भी खर्चा बढ़ गया, तो जितना बढ़ गया उतने से या उसके कुछ परसेंट से मैं आपके कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को बढ़ा दूंगा, जो हम पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। मान लो मेरी लेबर, मैंने अभी यही एग्जांपल दिया है, मान लो लेबर है 100 रुपए आज का रेट, मैं आपसे कहता हूं भाई तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, कल को लेबर 105 रुपए तक हो गई पर आवर, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं झेल लूंगा। लेकिन लेबर अगर मान लो 105 से ऊपर बढ़ती है, मान लो लेबर का रेट आज का 120 रुपए पर आवर हो गया, तो मैं आपसे ये कह सकता हूं शुरू में ही कि भाई 105 से ऊपर जितनी बढ़ेगी यानी 15 रुपए पर आवर, इसका कुछ भी परसेंटेज 10%, 20%, 30%, 100% मैं आपके कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को क्या कर दूंगा, उतने अमाउंट से बढ़ा दूंगा। दिस टाइप ऑफ क्लॉज इज कॉल्ड एज एस्केलेशन क्लॉज, और ये शुरू में ही कॉन्ट्रैक्ट में डल जाता है। इट एम्पावर्स द कॉन्ट्रैक्टर टू रिकवर द इंक्रीज प्राइसेस, मैं आपसे रिकवर कर सकता हूं। कॉन्ट्रैक्टर को ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एडवर्स फाइनेंशियल इंपैक्ट्स, अगर कल को प्राइस बढ़ गए तो कॉन्ट्रैक्टर पे इंपैक्ट आता, उससे इस क्लॉज ने मुझे प्रोटेक्ट कर लिया। और कॉन्ट्रैक्टर में इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एम्प्लॉयज अदर एक्सपेंसेस, वो एक सर्टन लिमिट के ऊपर अगर जाएंगे तो मैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। कहानी खत्म, पैसा हजम, और ये हमारी होगी थोड़ी बहुत एडवर्टीजमेंट, ठीक है जी। तो ये हमारी समरी हो गई जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की। हाँ जी, हमारी समरी हो गई जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की। और मैं ये कहना चाहूंगा कि चैप्टर वाइज समरीज आपकी यूट्यूब पे हम लोग डाल रहे हैं, जिससे कि क्या होगा कि आपको, जैसे फॉर एग्जांपल फ्यूचर में कोई भी चीज आपको रिवाइज करनी है, तो दो ऑप्शन है, या तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर जो हम अनलिमिटेड व्यूज के साथ दे रहे हैं वो बार बार देखो, टाइम बचाना है, सर मुझे 70% याद है, एक बार ऊपर ऊपर से मुझे कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करना है, तो आप जाके समरी क्लास देख लो। चैप्टर वाइज हम लोग यूट्यूब पे डाल रहे हैं, तो वो आपको दोनों ऑप्शन है। अगर लगता है मैं ज्यादा भूल गया, बहुत पहले किया था भाई, पेपर नवंबर दिसंबर में, मई में, व्हाटएवर मैंने किया था 6 महीने पहले, मैं ज्यादा भूल गया, मैं चैप्टर दिमाग से उड़ गया, तो आप सारी क्लासेस 2x करके नोट्स आपके पास लिखे हुए वो देख लो। अगर आपको लगता है नहीं 70% याद है, कॉपी खोली मेरे को याद आ गया, बस एक फटाफट से ओवरऑल मेरे को कॉन्सेप्ट का ब्रश अप मिल जाए, तो आप ये समरी चैप्टर वाइज देख सकते हो, ये आपके बहुत काम आने वाली है। ठीक है जी, तो सारे चैप्टर की जितनी भी हुई, अकाउंट्स की, लॉ की, कॉस्टिंग की, और अब आज टैक्स की भी होगी, तो ये सारी यूट्यूब चैनल पे डल रही है, तो वहां से आप देख सकते हो। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ओके, टाटा, बाय बाय।